नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। जो होना था वो हो गया। उसका अलग अलग एनालिसिस विमर्श आपने सुना होगा, समझने की कोशिश की होगी। लेकिन इसका इमीडिएट परिणाम क्या होने वाला है राजनीति पर, यह भी समझना जरूरी है। हाँ, इससे तो इंडी अलायंस, राहुल गांधी का इंडी गठबंधन कितना ढीलम ढाल है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, ये बात तो साफ हो गई। क्योंकि ये जो मोदी सरकार गिराने निकले थे और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के और बीजेपी के वोट टूटेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे, लंबी लंबी छोड़ रहे थे, उनका ही नाक कट गया। क्योंकि एनडीए के पास या बीजेपी के पास जितने वोट थे, उससे भी बहुत सारे वोट एनडीए के राधा कृष्णन को मिल गए। तो साफ बात हो गई कि इंडी गठबंधन दिखाने के लिए है, आंदोलन के लिए है, बातें करने के लिए, लेकिन राजनीति के लिए ये साफ नालायक है। ये एकजुट नहीं है। इनके ही कुछ 35 वगैरह वोट कटे, 10 वोट 15 वोट बाद हो गए, ये हो गए, ये हमने देखा। लेकिन इसका इमीडिएट परिणाम क्या होगा, तो ये समझने के लिए हमें पिछली कुछ घटनाएं जोड़कर देखनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ ही क्यों? ये चुनाव जगदीप धनखड़, जो 3 साल पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे, उनके इस्तीफे के कारण यह उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया। और उनका इस्तीफा क्यों हो गया? वो कांग्रेस से और विपक्ष से हाथ मिलाकर मोदी सरकार को हटाना चाहते थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो कुछ घंटे में खबर मिलते ही मोदी, शाह और बीजेपी ने इनको इस्तीफा देने को बाध्य किया और जगह खाली हो गई, तो चुनाव हो गया। तो इससे पहला सिग्नल ये था कि जो सरकार गिराने के लिए निकले थे जगदीप धनखड़, उनको ही हटना पड़ा। और इतनी बात नहीं, तो उनको हटाकर बीच में एक उपचुनाव राष्ट्रपति का, जिसके वोटर सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर होते, ऐसा चुनाव लेने का धोखा जुआ मोदी जी खेले और जीत गए, और बड़ी ताकत से जीत गए। तो उसका परिणाम जनमानस पर होता है। जनता सोचने लगती है, अरे इतना नाटक करते हैं, हर दिन मीडिया में दावे करते हैं, प्रति दावे करते हैं, और मोदी टस से मस नहीं हो रहे। ये जितने आरोप करे, मोदी पर खरोच तक नहीं आ रही है। अल्पमत होने के बावजूद और पार्टियों की खैरात पर सरकार चलानी पड़ रही है, लेकिन वो सरकार ना डगमगा रही है ना गिर रही है। ये कितने भी धक्के दे दे, उस सरकार को धक्का लगता ही नहीं। तो ये दुबले है, ये कमजोर है। इन पर भरोसा करके नई सरकार नहीं बन सकती, ये मैसेज आम जनता में जाता है। जब इस ढंग का उपचुनाव होता है और जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट के, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि 452 वोट राधा कृष्णन को मिले हैं, उसमें हम बारीकी से देखें तो साधारण 250 के आसपास 250 वोट बीजेपी के हैं। इसका मतलब ये कि अगले, सॉरी, 350 वोट, 100 वोट ज्यादा बीजेपी को मिले। बिगर बीजेपी दल के 100 से ज्यादा वोट राधा कृष्णन को मिले हैं। और इसमें सब हिंदुत्ववादी पार्टियां नहीं है। और अगर कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों के जो इंडी अलायंस में है, उनके भी कुछ वोट अगर बीजेपी को मिले हैं, राधा कृष्णन को मिले हैं, उसका मतलब साफ है कि ये ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। जीतने की बात तो दूर है, लेकिन जीतने के लिए जितना जोर शोर से पूरी ताकत लगाकर लड़ना पड़ता है, राहुल गांधी का गठबंधन इतनी ताकत से लड़ने की क्षमता ही नहीं रखता। ये समझना जरूरी है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यही हमने देखा है
यही हमने देखा है कि इनके वोट टूटे। इसका कारण ये था, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय नहीं था। 14 दिन की बिहार में वोट चोरी यात्रा करके राहुल गांधी निकलते और पिकनिक के लिए कोई कोरिया या थाईलैंड वगैरह निकल जाते हैं, मलेशिया गए थे। क्यों गए थे भाई? अगर आप गठबंधन का नेता हो और 3 दिन में अगर वोटिंग के लिए आपके गठबंधन का उम्मीदवार खड़ा है, तो उसको जिताने के लिए राहुल गांधी को यहां रहना चाहिए था। वो नहीं रहे, तो पूरा उपराष्ट्रपति का चुनाव इंडिया अलायंस की तरफ से ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई लीडर नहीं था, और जो थे उनकी औकात नहीं थी, इसलिए तो आपके वोट टूटे। और जिनको आपने जिम्मेदारी दी थी वो लंबी लंबी छोड़ रहे थे। इंडिया एनडीए के इतने वोट टूटेगे, बीजेपी के इतने वोट टूटेगे, गडकरी 25 वोट लेकर आएंगे, वगैरह वगैरह, क्या क्या बोला जा रहा था। जब चुनाव की मतगणना होती है तब मामला साफ सामने आ जाता है। तो इससे एक बात होती है, जो आम वोटर होता है, आम जनता होती है, वो सोचती रहती है, वो किसी पार्टी को जिताती नहीं। आम जनता जब वोटिंग करती है, एमपी या उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग है, लेकिन बहुत जल्दी बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। और बिहार विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस जीत गई, अगर इंडिया अलायंस जीत गई, तो वो करेंगे, ये करेंगे, आश्वासन राहुल गांधी देते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। तो अगर आप बिहार में 14 दिन में थक जाते हो और मलेशिया निकल जाते हो, और उपराष्ट्रपति पद का जो आपका उम्मीदवार है उसको रास्ते में अकेला छोड़ देते हो, हारने को छोड़ देते हो, तो आप बिहार की सरकार बनाने के बाद क्या करोगे? यही जनता के दिमाग में आता है कि ये निकम्मा नेता है। अगर इसकी लीडरशिप में कोई दल या गठबंधन काम रहा है, तो वो भी इसके जैसा निकम्मा होगा। उसकी सरकार नहीं बनानी है। जब ऐसी जनरल इलेक्शन होती है, एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए वगैरह चुनाव होता है, तो उसमें लोग तय एक एक कैंडिडेट को नहीं चुनते, एक एमएलए नहीं चुनते, ये पूरी विधानसभा चुनते हैं। तब विधानसभा चुनते वक्त लोग सरकार बनाने के लिए वोटिंग करते हैं। तो उपचुनाव में एक एमएलए चुना जाता है, लेकिन जब सर्वसाधारण चुनाव होता है उसमें सरकार चुनी जाती है। और जिस गठबंधन का या जिस पार्टी का नेता इतना कमजोर हो, और जब समय होता है वहां वो भागकर छुट्टी पर निकल जाता है, ऐसे किसी भी नेता पर या उसके गठबंधन या पार्टी पर आम जनता विश्वास नहीं करती। ये क्या सरकार चलाएंगे? ये बीच में सरकार बंद करेंगे, छुट्टी पर निकल जाएंगे, इनकर क्या भरोसा करना है? तो बात साफ है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का जो नतीजा आया है, परिणाम सामने आया है, उसके बाद बिहार की जनता सोचेगी कैसे? वो सोचेगी कि ये सरकार बनाना नहीं चाहते, और बनाएंगे तो चला नहीं सकते, ना चलाना चाहते। ये तो छुट्टी के लिए जाने वाले नेता है। ये 24 घंटा हमारे लिए उपस्थित हाजिर नहीं रहेंगे। ना इनका कोई औकात वाला कोई साथी हमारे प्रॉब्लम के समय हमारे साथ रहेगा। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जो नतीजे आ गए, उसने बिहार के लोगों को एक बात बता दी, अगर सरकार बनानी है तो ना राहुल गांधी चाहिए, ना उनका साथी तेजस्वी यादव चाहिए। जो सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है वो चाहिए। हाँ, वो सरकार बड़ी अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया नहीं होगी, लेकिन सरकार होगी, और चलने वाली सरकार होगी। मैं यहां एक बात और आपको याद दिला दूं, एक बात और याद दिलाता हूं। 1980 में 1980 में जब जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट प्रयोग फेल हो गया था और इंदिरा जी फिर से चुनाव में उतरी थी, मध्यावधि लोकसभा चुनाव था, उस वक्त इंदिरा जी ने एक अच्छी
स्लोगन बनाई थी, उसमें इंदिरा गांधी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। वो टैगलाइन थी, गवर्नमेंट दैट वर्क्स, चलने वाली सरकार। क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आपस में झगड़े करते करते गिर गई थी। जनता पार्टी की जो सरकार थी उसमें जनसंघ था, सोशलिस्ट थे, कांग्रेस संगठन, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं की एक गठबंधन जैसी सरकार बनी थी। पार्टी एक थी लेकिन एक तरीके का वो गठबंधन था, और आपस में इतने झगड़े होते थे कि जनता का काम रहा अलग, और ये आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते रहे थे। उससे परेशान होकर सरकार गिर गई आपस में झगड़े में। तो लोगों ने जिस इंदिरा गांधी को 77 में हराया था, उसी को 80 में 2/3 मेजोरिटी देकर सत्ता में लाया। उसका कारण एक स्लोगन थी, गवर्नमेंट दैट वर्क्स, चलने वाली सरकार मैं दे सकती हो, ये इंदिरा जी ने कहा था और लोगों ने स्वीकारा था उनको। अब उनके ही पोते राहुल गांधी को अपनी दादी ने बुरी हालत में भी पार्टी को सत्ता में कैसा लाया, किस स्लोगन से और किस आइडिया से लाया, उसका पता नहीं है। चलने वाली पार्टी अगर राहुल नहीं बना सकते और चलने वाली पार्टी बंद कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे इंसान के नेतृत्व में गठबंधन है, उसको लोग वोट क्यों देंगे? आम जनता किस ढंग से सोचती है वो हमने 1980 में देखा है इंदिरा जी के कारण, 214 में देखा है मोदी के कारण। 214 हो, 219 हो, 224 हो, अगर 240 सीटें हैं, बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है, फिर भी बिना किसी झगड़े के अगर मोदी जी 1 सवा साल ये सरकार चला कर दिखा रहे और बड़े कड़े फैसले लेकर, कठोर फैसले लेकर अगर सरकार चला रहे, तो ऐसी ही सरकार और इनकी मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार बिहार की जनता चाहेगी तो अजूबा नहीं होगा। आज जो नेपाल में कुछ चल रहा है, वहां भी लोग बोल रहे हैं हमारे यहां भी कोई मोदी पैदा हो, नेपाल के लिए भी कोई मोदी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाए। ऐसे लोग इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी स्टेबल सरकार देते हैं। काम थोड़ा होगा लेकिन होगा तो पक्का होगा। बहुत सुनहरे सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन सपने है तो कुछ ना कुछ तो पूरा होता है। और यही मोदी जी के लिए विश्वास बन गया, और इसी विश्वास पर राजनीति करते हुए मोदी जी ने जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर बाध्य किया, और बीच टर्म के बीच एक उपचुनाव हो गया और वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन चुनकर आए। तो आम वोटर के दिमाग में ये जाता है कि भैया नेता चाहिए तो मोदी जैसा, प्रधानमंत्री चाहिए तो मोदी जैसा, मुख्यमंत्री चाहिए तो मोदी के साथ काम करने वाला चाहिए। ये बात अपने आप लोगों के वोटर के दिमाग में चली जाती है, और इसलिए ऊपरी ऊपर हम देखें तो ये तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, इससे बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसा हमें लगता है। लेकिन आम जनता जिस बारीकी से सोचती है, उस बारीकी से शायद हमारे देश के पत्रकार, मीडिया या विश्लेषक भी नहीं सोचते। कौन सा सिग्नल लेकर क्या करना है ये आम जनता समझती है। इसलिए दुनिया भर में उछल कूद चल रही है, उथल पुथल चल रही है, लेकिन अल्पमत वाली सरकार होकर भी मोदी की सरकार सबसे ज्यादा दुनिया में स्टेबल है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, और इसलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसने बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए या एनडीए के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो आसान नहीं किया है। उसके लिए जीतने का एक रास्ता बिहार में खुल गया है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे के कारण। और अगर ये अधिक प्रभावित होगा जो मोदी जी करेंगे, बीजेपी करेगी, बीजेपी अपने तरीके से इसका फायदा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव उसका फायदा उठाएगी।
और उससे बिहार विधानसभा की जीत के लिए बीजेपी और एनडीए के लिए मानो हाईवे खोला गया। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।